दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से परिचित करवाने जा रहा हूँ जो कथा लेखन में और साहित्य की विविध विधाओं में अपनी रचनाएं नियमित लिख रही हैं। हम और झारखंड की रहने वाली हैं। हमारा आशय है निर्मला कर्ण से, जिनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है। अभी हाल में इनकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई है जो हमारे अभी हाथों में उन्होंने दिया है। और इन तीनों पुस्तकों के बारे में तो पढ़ूँगा ही, उनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त परिचय भी कराना चाहूँगा और साहित्य के बारे में उनका जो योगदान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं निर्मला कर्ण जी। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं निर्मला कर्ण जी। और मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा ताकि आपके बारे में हमारे जो चैनल के लोग हैं, राजीव बिहार के लोग हैं, वे उससे परिचित हो सकें। तो निर्मला कर्ण जी, आप सबसे पहले मुझे यह बताइए कि आपने साहित्य लेखन के प्रति आपने जो लिखना आरंभ किया, आपने सृजन आरंभ किया, तो आपको यह रुचि कैसे जागी? आपने कब से इसका आरंभ किया? साहित्य के प्रति मेरी रुचि तो बचपन से ही थी, लेकिन सिर्फ पढ़ती थी मैं। कोई भी किताब हो, चाहे वो पत्रिका हो, पेपर हो, या कोई किसी की भी कोई कोर्स की भी होती थी किताबें, तो मैं उसे पढ़ लेती थी। अपने बड़े भाइयों की भी और अपने भी बहुत रुचि से पढ़ती थी। लेकिन मैं उसे सिर्फ पढ़ती ही रही। बाद में मैं उपन्यास भी पढ़ती रही और बड़े बड़े लेखकों की भी पढ़ी। कभी भी पुस्तक मेला लगता था तो कुछ किताब खरीद कर ज़रूर लाती थी मैं और पढ़ती थी। लेकिन लेखन के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था। बस यही जो मेरा पढ़ा हुआ था मेरे मस्तिष्क में जागृत होता रहा और कुछ सुसुप्तावस्था में रहते हुए भी लेकिन मेरे ऊपर साहित्य की रुचि बनाए रखा। और जब मैं सेवानिवृत्त हुई, जो कोरोना काल में हुई थी, तब उसके बाद खाली समय लगा कि अब कैसे बीतेगा, तो खाली समय में कुछ अनुभवों को मैंने लिखना प्रारंभ किया और वही अनुभव लिखते लिखते मैं धीरे धीरे कथा, कहानी, कविताओं के क्षेत्र में आगे बढ़ती रही। और बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र, भाई बंधु मिलते रहे जिनके द्वारा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ रही हूँ। इसका मतलब कि आप का जो साहित्य सृजन हुआ वो कोरोना काल की देन है। जी। तो कोरोना काल कई लोगों के लिए अभिशाप साबित हुई है, लेकिन आदमी चाहे तो बुरे से बुरे समय में भी कुछ अच्छे काम कर सकता है। यह इस बात का द्योतक है। तो और ये हम और लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप इतने कम समय में पूरी ज़िंदगी लोग लगा देते हैं एक उपन्यास लिखने में, कहानी, कविताएं, तमाम चीज़ें लिखने में। आपके अभी तुरंत आप 3 पुस्तकें लाई हैं, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित कर रहा हूँ कि इतनी जल्दी आपने इतनी सारी रचनाएं कैसे जुटा लिया है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने अब तक कितनी रचनाएं आप किनकी विधाओं में लिखा है और आपके कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं? मेरी 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें 3 आपके हाथों में है और एक अभी कुछ गलत छप गया था, प्रकाशित हुआ, तो वो करेक्शन के लिए प्रकाशक के पास है, जिसको सुधार करवा के उसके बाद फिर निकलेगा। और मैंने 3 उपन्यास के संपादन और संकलन भी किया है, जो मेरे पति की लिखी हुई थी, जिसको कि मैंने पूरा करके उसको संयोजन करके टाइपिंग करके और उसको प्रकाशित करवाया है। उन तीनों के नाम है, एक है अग्निकुंड, एक है अग्निशिखा और तीसरी है जीवन के उस पार मिलेंगे। ये 3 उपन्यास। अच्छा निर्मला कर्ण जी, तो आपने 3 किताबें लिखा है, इसमें जैसे 2 लगता है कि बाल उपन्यास है या बाल रचनाएं हैं। आप कविता भी लिखती रही हैं, हमने देखा है। और आज जो बड़े बड़े साहित्यकार लोग भी बिल्कुल सपाट बयानी में कविता लिख रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं, को आम पाठक तो उसे जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन आपने देखा कि आप कविताओं को छंद में बांधने की कोशिश कर रही हैं या मुक्त छंद भी लिख रही हैं, तो उसमें उतनी सपाट बयानी नहीं है। आज जो समकालीन कविताएं लिखी जाती है बिल्कुल, जिसमें हमको लगता है कि मुझे तो ये ऐसा लगता है कि आम पाठक उसको पढ़ने में उतनी रुचि नहीं दिखलाते हैं। आप आज जो लिखी जा रही है बिल्कुल सपाट बयानी चलता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा? ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं कि लिखने के लिए कविता है बहुत आराम से लिखा जाता है, तुरंत बैठे कुछ खाना बनाते हुए भी, चाहे से घूमते हुए भी 4 पंक्ति लिख दिए, कविता बन गई। वास्तव में वो कविता नहीं है। कविता के लिखने के लिए और छंद मुक्त कविता लिखने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तब लिखाता है। सभी उदाहरण देते हैं निराला का, तो निराला की जो छोटी सी कविता थी भिक्षु, उसको पढ़ के बहुत कुछ आंखों के सम्मुख आ जाता है। पर उसका उदाहरण दे करके आज जो लिख रहे हैं, छंदमुक्त कविताएं लिख रहे हैं,
उसमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो वो समझिए कि एक तरह से लोगों का टाइम पास है और शो करना हुआ कि हम कवि हैं, लेखक हैं और कविताएं लिख रहे हैं। वास्तव में जो उस पर ध्यान देते हैं कविताओं पर, वो बहुत अच्छे तरह से, उनकी अगर छंदमुक्त कविताएं भी हैं तो उनमें भाव है। कविता में भाव और प्रवाह, लय जब तक नहीं हो तब तक वो कविता कभी भी कहीं नहीं जाएगी। इसलिए भाव, प्रवाह और लय तीनों चीज़ होना आवश्यक है। अच्छा, आपने कहानी लोक कथाएं लिखा है कि नहीं? हाँ, लोक कथाएं मैंने लिखा है। जैसे अभी मेरी जो बाल कथा संग्रह निकली है वो लोक कथाओं पर ही आधारित लोक है। लोक नहीं, मैं लघु कथा कर रहा। हाँ सर, लघु कथा भी मैंने लिखी है बहुत सारी। उसे अभी प्रकाशित नहीं करवाई हूँ, लेकिन लघु कथा बहुत सी लिखी हुई है, बहुत से पटल पर भी है। और सच पूछे तो लघु कथा मैंने अभी सीखना शुरू किया है और बहुत सारी उसमें गलतियाँ भी हो रही हैं, जिसको सभी जो हमारे वरिष्ठ लघु कथाकार हैं वो सुधार रहे हैं। उसके अनुसार करके मैं उसका संग्रह किनारे रखते जा रही हूँ, संग्रह करके। और जब वो लगभग 50 से ऊपर हो जाएंगी तब मैं सोचूंगी उसको एक संग्रह निकालने की। आपने कहा कि आपको कई साहित्यकारों से प्रेरणा मिली है, लिखती पढ़ती रहती इसलिए मिले। कहीं पर आपने कहा था मैं आपको भी हमने कहीं से खोज कहीं निकाल के लाया है, आप किसी और मंच से जुड़ी हुई थी। और मेरी इच्छा होती कि मैं नए नए पुराने सभी रचनाकारों को एक जगह एकत्रित करूं। आप मुझे ये बतलाने का कष्ट कीजिएगा कि आपकी जो रचनाएं होती है वो घटना विशेष होती है, सामाजिक घटनाएं होती है, पारिवारिक होती है या राजनीतिक होती है, आप किन विषयों पर ज़्यादा बेहतर लिखना महसूस करती हैं? मैं अधिकतर समाज में घटित होने वाली घटनाओं पर लिखती हूँ। कुछ परिवार पर भी, परिवार की विडम्बनाएं, समाज की विडम्बनाएं हैं, उस पर भी लिखती हूँ। कभी कभी राजनीति पर भी लिख लेती हूँ। आज की राजनीति भी ऐसी हो गई है कि जिस पर लिखना आवश्यक हो गया है, क्योंकि अगर राजनीति में हम लेखक और कविगण सुधार नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। बच्चन जी ने कहा भी था कि जब राजनीति गिरने लगती है तो उसे साहित्य संभालता है। बस वही समझिए, हम सभी लेखकगण को राजनीति को संभालना आवश्यक हो गया है। आज देखते हैं सिर्फ एक दूसरे की छीछालेदर करने में, कमी निकालने में राजनीतिकार लगे हुए हैं। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। तो उनको उनका रास्ता दिखाने के लिए, सही मार्ग बताने के लिए हमें आगे आना ही होगा। इसलिए कुछ राजनीति पर भी लिखती हूँ, कुछ समाज पर भी और कुछ परिवार पर भी लिखती हूँ। यह बहुत अच्छी बात है। आपने कहा भी कि आप जो देखती हैं, जो महसूस करती हैं, ज़्यादातर आप उन्हीं विषयों को अपनी रचना का विषय बनाती हैं। और यह बहुत अच्छी बात है कि आप क्योंकि राजनीतिक में जो विसंगतियाँ आ गई हैं, जो विडम्बनाएँ हैं, उससे भागना साहित्यकारों का फर्ज नहीं है। बहुत सारे रचनाकार लोग कहते हैं कि मैं साहित्य पर नहीं लिखना चाहता हूँ या साहित्य मेरा विषय नहीं है। आपने ठीक कहा कि बड़े से बड़े रचना प्रेमचंद भी थे, उन्होंने राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश की, सामाजिक तमाम विषयों को लेते हुए भी। और उन्होंने अखबार और पत्रिका भी निकाला। कहा भी गया, ना तीर निकालूँ ना तोप निकालूँ, जब तो अखबार तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालूँ। इस तरह की बातें कई लोगों ने कहा है। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग तो राजनीति के बारे में बिल्कुल सवाल ही नहीं करना चाहते, ना पूछना चाहते। इतनी गंदी राजनीति हो गई है। लेकिन यदि हम गंदी राजनीति से भागना चाहेंगे तो क्या इस साहित्यकारों को, तो मुझे नहीं लगता है कि यह फ़र्ज है। इसके बावजूद मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो इतनी रचनाएं लिखी जा रही, कविता, कहानी, राजनीति की विसंगतियों के खिलाफ, तो उसका असर समाज पर क्यों नहीं पड़ रहा है और विसंगतियाँ क्यों बढ़ती जा रही है? सबसे बड़ी बात है कि हम सिर्फ इस चीज़ को लेके चलते हैं कि हमारे साथ ये घटना नहीं ना हुई, किसी और के साथ कुछ घट रही है तो सिर्फ दर्शक बन के देखते हैं, या बहुत हुआ तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। जिस दिन हम इस पर स्वयं से जुड़ जाएंगे कि आज कहीं और हुआ है, कल मेरे साथ भी होगा, और इसका प्रतिकार हमें करना है, चाहे हम लेखक हों, कवि हों या समाज के सामान्य प्राणी हों। जिस दिन इसको प्रतिकार करने के लिए उतर जाएंगे तो फिर राजनीति को भी सुधारना ही पड़ेगा। याद होगा एक कहानी मुझे बचपन में मैंने पढ़ी थी, जिसका एक लाइन था, संभल जाओ कि जनता आती है। पूरी तरह लाइन याद नहीं है, लेखक का भी नाम याद नहीं, क्योंकि बचपन में मैंने पढ़ी थी वो कहानी अपने कोर्स में। संभल जाओ कि जनता आती है। तो जनता जिस दिन जाग जाएगी उस दिन राजनीति को संभलना पड़ेगा। अभी हम जनता सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ सुविधाओं के लिए, कुछ आरक्षण के लिए, देश के लिए जब तक नहीं सोच रहे हैं तब तक राजनीति में गंदगी है। जिस दिन हम सभी एकजुट होकर देश के लिए सोचने लगेंगे तो राजनीति से गंदगी अपने आप हट जाएगी। महिला होकर आप इतनी अच्छी विचार रखती हैं और राजनीति से लोहा लेने, कलम से ही सही, आप लोहा लेने की जिहाद रखती हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग तो डर के मारे भाग जाते हैं, पता नहीं, जबकि
साहित्य जो है तो अप्रत्यक्ष रूप से चोट करती है लोगों पर। बिल्कुल। इसके बाद मैंने देखा क्या झारखंड में आप रहने वाली हैं, झारखंड की एक कवित्री है निर्मला पुत्री, उन्होंने भी इस तरह की कई कविताएं उन्होंने लिखा है और आप भी लिख रही हैं। आप ये बताइए कि अभी जो कलकत्ता में जो घटना घटी, बड़ा शर्मनाक घटना घटी है, एक डॉक्टर महिला के साथ इस तरह की राजनीतिक, मुझे लगता है उसके पीछे राजनीतिक ही हाथ होगा। तो इस घटना को पर तो बहुत सारी कविताएं लोग लिख रहे हैं, लेकिन इस घटना के प्रति आप किस तरह से आहत हुई हैं और इसके पीछे आप क्या महसूस करते हैं कि किसकी इस विसंगतियों को कैसे दूर की जा सकती है? इससे पहले भी घटना घटी दामिनी का वहाँ पर नई दिल्ली में, उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद फिर इस तरह की घटनाएं घट रही है। इस तरह की घटनाओं के प्रति आपके क्या विचार है, ऐसे कैसे दूर किया जा सकता है? कलकत्ता में जो घटना घटी, सबसे पहले तो उसको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि उसको डॉक्टर नहीं बोलिए, एक बेटी बोलिए। वो सिर्फ उसको डॉक्टर कह देने के बाद एक संकुचित दायरा हो जाता है कि सभी डॉक्टर सिर्फ उसके लिए लड़ेंगे, लेकिन वास्तविकता है वो समाज की एक बेटी है। और वो बेटी जो कि 36 घंटे तक ड्यूटी कर रही थी और उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए गई और उसके साथ ये दुर्घटना घट गई। अगर आदमी अपने कार्य क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित रहेगा वो? इस पर राजनीति हो रही है, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसको सभी को एकजुट होकर के सिर्फ अपराधी को सज़ा दिलवाने की बात करनी चाहिए। जो भी अपराधी अभी पकड़ाया है उसके अलावे भी बहुत से अपराधी और हैं जो छिपे हुए हैं और उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। मैंने समाचार में ही पढ़ा था कि 3 महीने पहले कुछ पिए हुए लोग, ड्रिंक किए हुए नशे में लोग आकर उत्पात मचा रहे थे, जिसकी शिकायत उस बच्ची ने अपने प्रशासन से की थी, अस्पताल प्रशासन से। उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर उस समय सुनवाई हुई रहती तो शायद ये घटना अभी नहीं घटती। ऐसी स्थिति में कोई भी माता पिता, चाहे कोई भी बच्ची, इतना रात का ड्यूटी करना नहीं चाहेगी। जो सेवा करने के लिए जाते हैं उनके साथ अगर ऐसी घटना घटती है तो बहुत ही शर्मनाक है। मैं तो कहूँगी ये हम सभी के लिए शर्म से डूब मरने की बात है, अगर हम इसमें आगे आकर उसके लिए नहीं लड़ते हैं तो ये क्या रचनाकारों की सिर्फ कलम चलाने से काम चलेगा कि कुछ और भी उनको और उपाय भी करनी चाहिए? वैसे तो हम लोग के पास तो कलम ही हथियार है, अब कलम से ही हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बावजूद हमारे सामाजिक में ये इन विसंगतियाँ कम क्यों नहीं हो रही है? इसके लिए तो बहुत सारी भी संस्थाएं भी हैं। हमारे रचनाकार भी बहुत से, कोई ये काला अपना प्रोफाइल करके उस पर विरोध प्रकट कर रहे हैं, जुलूस निकाल कर, मोमबत्ती जुलूस निकाल कर रहे हैं, ये प्रतिरोध कर रहे हैं इसका। और इस सबसे असर हो भी रहा है, तभी तो सीबीआई को जांच मिल गई है इसकी और एक अपराधी पकड़ा भी गया। वहाँ के जो 3 वरीय अधिकारी थे, वहाँ के प्रिंसिपल थे, वो सभी सस्पेंड भी हुए हैं। इसी सब का नतीजा है। और इस तरह हम सभी को जागरूक होना होगा जिससे कि हमारी बच्चियों के साथ ये नहीं हो। और इस सबसे अधिक मेरा तो ये कहना है कि हमें अपने बेटों को भी संस्कारवान बनाना होगा। मैंने कहीं पढ़ा था, उसकी माँ का, जो अपराधी अभी पकड़ा गया है, उसकी माँ का इंटरव्यू पढ़ा था। वो कहता है कि मेरा बेटा तो बहुत ही अच्छा था। उसकी माँ कह रही थी, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, वो पकड़ाया, मेरा बेटा बहुत अच्छा था, वो स्त्री का बहुत सम्मान करता था। अगर वो सम्मान करता होता तो किसी के बहकावे में भी आकर वो ऐसा काम कभी नहीं करता। तो सबसे पहले हम सिर्फ अपनी बेटियों को पवित्र रहने की, संस्कारशील रहने की शिक्षा देते हैं। हमें अपने बेटों को भी ये शिक्षा देनी बहुत आवश्यक है। आपने बहुत बढ़िया कहा। बिल्कुल राजनेताओं से अलग हटकर आपका विचार है, जैसे जो एक साहित्यकार का होना भी चाहिए, कि हम इसकी शुरुआत अपने घर से, अपने संस्कार से शुरू करें। और जब संस्कार का प्रशिक्षण हम देंगे, बच्चों को देंगे, तो निश्चित तौर पर वह बहकावे पर भी नहीं आ सकता है। आपने बहुत बढ़िया विचार रखा। और लेखक का और कलम की ही शक्ति है कि हम समाज में इस तरह की भावना ला रहे हैं कि सारे लोग इसका विरोध प्रकट कर रहे हैं। वरना इस तरह की घटनाएं तो हमेशा समाज में घटते रहती है और उसको लोग दबाने की कोशिश करते हैं और सफल भी हो जाते हैं। यदि हम लोग लगातार इस तरह की आवाज़ उठाएं तो निश्चित ही एक सफलता मिल सकती है। बिल्कुल। हम आपके विचार से बहुत पूरी तरह से सहमत है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ कानून बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ एक आदमी को फांसी दे देने से यह जब देखिए बलात्कार की घटनाएं तो हर दिन हर अखबार में हम कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं। अब बड़े लोगों के साथ या बड़े पद पर वाले लोगों के साथ जब घटनाएं घट जाती है तो लोग उसको राजनीतिक रूप देते हैं या और भी कहीं चर्चा में ले आते हैं। इस तरह की घटनाएं जब छोटी छोटी महिलाओं के साथ, छोटी छोटी लड़कियों के साथ घटती है, तब उसको हम दबाने की कोशिश करते हैं। वह इसलिए कि उनका साहस इसलिए बड़ा होता है कि कोई कानून ऐसा कड़ा नहीं बना है
कि जो भी बलात्कार करे या जो भी महिलाओं के साथ गलत, उसको सीधे फांसी की सजा। सिर्फ एक ही फांसी देने से यदि परिणाम हो जाता, तो आखिर इतने सारे लोग एक फांसी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो कानून, क्या आपको नहीं लगता है कि कानून कुछ बदलाव की ज़रूरत है? जो कानून है पहले उसी का पालन सही तरीके से अगर हो तो ये घटनाएं नहीं घटेंगी। अभी उनकी घटना घटने के बाद एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, अब इसके लिए कौन सा कानून बनेगा ये आप बताइए। एफआईआर उसके बाद अभी भी वहाँ की मुख्यमंत्री, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, स्वयं जुलूस निकाल कर बैठ गए धरना पर कि न्याय दो। जब आपके हाथ में खुद पावर है, फिर आप क्यों नहीं न्याय कर रही हैं कि न्याय मांग रहे हैं? किससे न्याय मांग रही हैं? यानी कि ये सारा आपका दिखावा है। ये दिखावा नहीं करके अगर हम सही तरीके से उसका न्याय देने के लिए आगे बढ़ें, हमारा प्रशासन और हमारा जो ये राज्य के नेतागण हैं वो बचाव नहीं करें अपराधी का, तो हमारा जो कानून है वह काफ़ी है। अभी देखिए इसी केस में उनके पीड़िता के विरुद्ध 21 वकील केस लड़ रहे हैं अपराधी के पक्ष में। अपराधी के पक्ष में अगर वो केस लड़ेंगे तो स्वाभाविक है उनको बचाएंगे और वो केस को कमज़ोर करेंगे, क्योंकि पीड़िता के पास उतनी धन शक्ति नहीं है कि उसके पक्ष में कोई भी अधिक आदमी खड़ा हो सके, अधिक वकील आ सके, तो निश्चित रूप से उसे न्याय नहीं मिलेगा। ये खुद भी सोचने की ज़रूरत है। इनमें से अगर किसी वकील की बेटी के साथ, बहन के साथ ऐसी घटना हो तब क्या होगा, ये सोच करके वो केस को हाथ में लें तो बहुत अच्छी बात हो। क्या बात है, जब आपके विचार में इतना इतना प्रभाव है और इतनी कड़वाहट है, इतनी तलखी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी लिखनी और कितनी मजबूत होती होगी। और हर लेखक को भी चाहिए कि वह इस तरह की भावनाओं से गुजरे और उसको अपने लेखन का विषय बनाए। हम थोड़ा सा आज की घटनाओं की ओर मुड़ गए थे। हम चलते चलते बहुत लंबी इंटरव्यू आपसे नहीं लेना चाहेंगे, ताकि आपका भी बहुमूल्य समय को मैं बहुत ज़्यादा जाया नहीं करूँगा। लेकिन मैं चलते चलते पुनः साहित्य की ओर मुड़ना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि आज जो साहित्यकार हैं, आप तो पढ़ती होंगी, आप कुछ बताइए कि कुछ जो पत्रिकाएं आपको अच्छी लगती हैं, वो कौन सी पत्रिकाएं हैं, और आज के जो रचनाकार जो बेहतर लिख रहे हैं उससे आप कहाँ तक प्रभावित हैं? अभी ऐसी बात नहीं कि पत्रिकाएं नहीं निकल रही हैं, पत्रिकाएं बहुत सी निकल रही हैं अभी, लेकिन पत्रिकाओं पर अभी आर्थिक संकट का बादल छाया हुआ है। उनको खरीदने वाले पाठक नहीं मिलते हैं, और जो पाठक पढ़ने वाले हैं वो जब खोजने जाते हैं तो उन्हें पत्रिकाएं नहीं मिलती हैं। उन्हें पत्रिकाओं के स्टोर में कहा जाता है, अरे पत्रिका अभी बिक कहाँ रही है जो हम लोग रखेंगे। हर टाइम जब मैं सरिता, मुक्ता, चंपक बच्चों के लिए, उसका कादम्बिनी, ये सब लेकर पढ़ती थी, और अभी खोजती हूँ तो ऑनलाइन तो ये सभी पत्रिकाएं मिल रही हैं, लेकिन इसका जो हार्ड कॉपी खोजने जाऊँ पत्रिका की तो वो नहीं मिलती, नहीं आई ही नहीं है। हम मंगवाए नहीं क्योंकि बिकती नहीं है। तो इसमें कुछ हमारा भी दोष है, क्योंकि पाठक आजकल मोबाइल में पढ़ना शुरू कर दिए हैं, जबकि मोबाइल में जो भी लिखी हुई आती है उसकी भाषा शैली ऐसी रहती है जिससे कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। तो हमें पत्रिका की ओर, पुस्तकों की ओर बढ़ना बहुत आवश्यक है, अपने बच्चों की भाषा शैली और उनकी जीवन शैली यदि सुधारना है तो, क्योंकि मोबाइल में बहुत देर पढ़ने से आँखों पर भी असर पड़ता है। इसीलिए किताबें, पत्रिकाएं पढ़ना बहुत आवश्यक है। अगर हम पढ़ने लगेंगे तो वो आगे भी बढ़ेंगी और उसके बाद उनका प्रगति होगा और बिकेंगी भी, और लेखक को भी उससे लाभ होगा। उनको बहुत सारा लंबा क्षेत्र मिलेगा लिखने के लिए, पाठक को भी होगा, बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे लेखकों की रचनाएं पढ़ने को मिलेंगी, जिसको कि अभी हम लोग मोबाइल पर पढ़ते हैं। प्रेमचंद के कहानियाँ, उपन्यास पढ़ते हैं, अभी के रचनाकारों की पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, लघु कथा पढ़ते हैं, लेकिन मोबाइल पर थोड़ी देर पढ़ने के बाद आँखें दर्द करती हैं या फिर आँखों का चश्मा का पावर बढ़ने लगता है। तो वैसे में कुछ हम लोग कर नहीं पाते हैं। आवश्यक है हम पत्रिकाएं खरीदें, पुस्तकें खरीदें, या लाइब्रेरी को फिर से हम लोग आबाद करें, लाइब्रेरी में जाकर भी पढ़ें, जिससे कि लेखकों को, प्रकाशकों को भी कुछ लाभ हो और हमें भी अच्छे साहित्य पढ़ने को मिले। मतलब पत्रिका पुस्तक की ओर बढ़ने की उन्हें बहुत आवश्यकता है। और मैं जो सवाल किया उसका जवाब दिया है, लेकिन आज जो लेखक लोग लिख रहे हैं, क्या आप कुछ ऐसे लेखक का नाम बतला सकते हैं जो जिससे आप बहुत अधिक प्रभावित हो? अभी के आधुनिक काल में जैसे गीता चौबे गुंज लिख रही हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं। उसके अलावा फिर ये हैं, इनका देख रही हूँ, तस्वीर आपका भी बोलूँगी, आप भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। आपकी गज़ल, आपकी कहानियाँ, आपकी कविताएं बहुत पसंद है मुझे। मैं पढ़ती हूँ, आपके पत्र में भी, पत्रिकाओं में भी पढ़ रही हूँ। उसके अलावा
यहाँ पर और भी बहुत सारे लेखक हैं, मुझे नाम अभी याद नहीं आ फिर रहा सबका है। नाम बताना संभव भी नहीं है। इतने सारे मेरे पसंद के। कहने का मतलब कि मैं देख रहा हूँ कि आप नए लेखकों को भी पढ़ रहे हैं, युवा लेखकों को भी पढ़ रहे हैं। तो चलते चलते एक सवाल और करना चाहूँगा कि चूँकि यह भेंट वार्ता राजीव बिहार की ओर से ली जा रही है, राजीव बिहार से चैनल के लिए, और मैं राजीव बिहार के संपादक होने के नाते आपसे जानना चाहूँगा कि कोरोना काल से ये जो अखबार नियमित निकल रही है, इसके जो साहित्य पन्ने आ रहे हैं, बहुत कम अखबार है जो साहित्य पन्ना दे रहा है, हम लोग प्रमुखता से दे रहे हैं। और साहित्य संपादक होने के नाते जानना चाहेंगे कि आप इस अखबार से कहाँ तक प्रभावित हैं, क्योंकि आपकी भी रचनाएं कई आई है। बिल्कुल। इस रचना को पहले मैं नहीं जानती थी, मैं तभी जानी जब आपके पटल से जुड़ी थी। आपने मुझे किसी और पटल से ले करके मेरी रचना को लेकर प्रकाशित किया और तब मुझे दिखाया था। उसके बाद मैं नियमित इसको पढ़ने लगी हूँ, लेकिन ऑनलाइन भी पढ़ रही हूँ तो थोड़ी परेशानी मुझे भी होती पढ़ने में। अगर ये ऑफलाइन मुझे मिलता तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ना मुझे अधिक पसंद है ऑनलाइन पढ़ने के अलावा। तो आपकी तो रचना बहुत ही अच्छी होती है और इसके पाठक को भी मैं कहना चाहूँगी वे खरीद कर पढ़ें पत्रिका और पत्र, तो पत्र नियमित निकलता भी रहेगा और आपको अच्छे अच्छे रचनाकारों की रचनाएं भी पढ़ने को मिलेंगी। ये मेरा पाठकों के लिए भी संदेश है। और आपको तो मैं क्या संदेश दूँ, आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा काम करने के लिए। साहित्य को आप बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला कर्ण जी। राजीव बिहार आपको अच्छा लग रहा है और इसकी अखबार भी आपको बहुत अच्छी लग रही है पढ़ने में। तो हम लोग जिस उम्र में पहुंच गए हैं, निश्चित तौर पर हार्ड कॉपी पढ़ना ज़्यादा बेहतर होता है। और आप इस तो और इशारा कर रहे हैं कि हमारा पाठक वर्ग भी कम से कम ई अखबार के बाद भी, पढ़ने के बाद भी हार्ड कॉपी खरीदना चाहें, ताकि हम लोग उस तरफ कदम बढ़ाएं। और बहुत जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो राजीव बिहार अखबार है वो हार्ड कॉपी के रूप में आप लोग तक पहुँच सके। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। पुनः आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगा फिर किसी एक साहित्यकार के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धेश्वर का नमस्कार स्वीकार।